आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर लिहाज से कंप्यूटर्स में, क्योंकि आपकी मेमोरी जो है वो भी काफी हद तक मैनेज होती है स्टैक की हेल्प से। और बहुत सारे और ऑपरेशंस हैं जो स्टैक से किए जाते हैं। हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है डेटा स्ट्रक्चर्स। जो भी बच्चा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है उसने ये वर्ड कहीं ना कहीं सुना होता है। और जो एस्पायर करता है लाइक बड़ी कंपनीज में जॉब करने का, आपने किसी ना किसी शॉर्ट में किसी ना किसी वीडियो में ये सुना होता है कि डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू क्रैक अ बिग कंपनी, स्पेसिफिकली अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। सो स्टैक इज वन डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो। इट इज देयर इन डेटा स्ट्रक्चर्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, बिकॉज ये आपको बताता है कि किस तरह से डेटा मैनेज करना है। इसका एक प्रॉपर तरीका है कि कहाँ पर इंसर्शन होगी, कहाँ पे डिलीशन होगी, किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करते हैं। यहाँ पर जब हम स्टैक की बात करते हैं तो बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो कि बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिफो। लिफो का मतलब क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो चीज सबसे पहले इंसर्ट होगी वो सबसे पहले बाहर आएगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट, द थिंग दैट इज इंसर्टेड ऑन द टॉप इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप स्टैक की एप्लीकेशंस देख सकते हो। अगर मैं नॉर्मल लाइफ में देखूं तो मेरे पास है जैसे कि स्टैक ऑफ चेयर्स। आप एक के ऊपर एक चेयर रख रहे हो। अभी आजकल आपके सोसाइटी में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे होंगे, आपने देखा होगा कि वहां पे बहुत सारी चेयर्स लगाई जाती हैं। तो उसमें चेयर्स कैसे रखी जाती हैं? जब वो इकट्ठी कर रहे होते हैं तो एक के ऊपर दूसरी चेयर, फिर उसके ऊपर एक और चेयर, उसके ऊपर एक और चेयर। सो दैट इज अ स्टैक ऑफ चेयर्स, राइट? सिमिलर वे हमारे पास प्लेट्स का स्टैक होता है, बुक्स का स्टैक होता है। और जब आप एक नई चीज उस पर लाके रखते हो तो टॉप पे रखते हो। सो इफ आई हैव प्लेट्स, आई हैव वन प्लेट, सेकंड प्लेट, थर्ड प्लेट, फोर्थ प्लेट। अगर मुझे इसके ऊपर रखनी है तो मैं यहाँ पे लाके प्लेट रखूंगी। और मुझे अगर निकालनी भी है तो मैं ऊपर से ही बाहर निकालूंगी उसको। सो दैट इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल। बट अगर मैं कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम्पल बताऊं, सो इट कुड बी योर अनडू ऑप्शन। है ना? आपके पास अनडू ऑप्शन होती है। आपने जो भी आखिरी काम किया है आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? कंट्रोल एंड जेड प्रेस करोगे, दैट इज अनडू। और अनडू वो काम होता है जो सबसे आखिरी में किया गया। सो द लास्ट एक्शन विच वी हैव डन वो कैंसिल होता है सबसे पहले। सो दैट इज अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक कि जो सबसे आखिरी काम हुआ है वो सबसे पहले कैंसिल होगा। ऐसे ही मेमोरी एलोकेशन में भी स्टैक यूज होता है कि आपके प्रोग्राम को जब मेमोरी एलोकेट होते हैं तो वेरिएबल को स्टैक में मेमोरी एलोकेट होती है। जो फंक्शन बाद में कॉल होता है वो सबसे ऊपर होता है और वो ही सबसे पहले खत्म भी होता है। तो जब भी हम कोडिंग करते हैं, एक फंक्शन ने दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को कॉल किया, तो ये ऊपर वाला खत्म होके पहले वापस आएगा और फिर ये वापस जाएगा। ये सब स्टैक की एप्लीकेशंस हैं। ये जगह है कि कहाँ पर आपका स्टैक यूज हो सकता है। पर हम यहाँ पर अभी देखेंगे पहले कि स्टैक मेमोरी में इम्प्लीमेंट कैसे होता है। हाउ स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड इन योर मेन मेमोरी। सबसे पहले तो पढ़ लेते हैं स्टैक है क्या। स्टैक इन डिजिटल कंप्यूटर इज एसेंशियली अ मेमोरी यूनिट विद एन एड्रेस रजिस्टर दैट कैन काउंट ओनली after initial value is loaded into it. वो हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। The register that holds the address for the stack is called stack pointer. ये बताता है कि आपका कौन सा रजिस्टर ऐसा है जिसमें टॉप मोस्ट वैल्यू पड़ी है, because its value always points at the top item in the stack. स्टैक पॉइंटर एक रजिस्टर होगा जो कि ये बताएगा कि टॉप मोस्ट एलिमेंट कौन से रजिस्टर में है। Contrary to a stack of trays where the tray itself may be taken out or inserted, यहाँ पर क्या होता है? रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर वैल्यू रखी जाती है, वैल्यू निकाली जाती है। सो वी डू रीड एंड राइट ऑपरेशन ओवर हियर। वैल्यूज आर इंसर्टेड और डिलीटेड। वो ट्रेस जो है वो वहीं पे रहती है। इट्स लाइक दैट आई हैव एन अलमीरा जिसके अंदर ऐसे 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 रैक्स हैं। तो पहले ये रैक फुल होगा, फिर ये रैक, फिर ये रैक, फिर ये रैक। आप सीधे ऊपर नहीं डाल सकते। आपको नीचे से ही ऊपर की तरफ रैक्स फिल करते जाना है। और जब आपको कुछ निकालना है तो आप टॉप मोस्ट रैक को ही पहले निकालोगे, फिर उसके नीचे वाले को, फिर उसके नीचे वाले को। That is stack organization. So the two operations of a stack are insertion and deletion of items. Insertion कहाँ होगी? Top of the stack पे। Deletion कहाँ से होगी? Top of the stack से। Insertion को कहा जाता है push and deletion को कहा जाता है pop. Insertion is push, deletion is pop. Now stack को दो तरीके से बनाया जा सकता है। Stack बन सकता है with the help of memory registers. आपके CPU registers की help से बन सकता है या फिर RAM में भी बन सकता है। A stack can be placed in a portion of large memory or it can be organized as a collection of finite number of memory words or registers. ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो डायग्राम में दिखाया हुआ है ये 64 रजिस्टर्स का एक स्टैक दिखा रखा है। तो इसमें मेरे पास 64 रजिस्टर्स हैं, 0 से लेकर
63 तक। तो फटाफट आप चैट या कमेंट्स में मुझे लिख के बता सकते हो कि कितनी बिट्स चाहिए होंगी स्टैक पॉइंटर के लिए। सो 64 रजिस्टर्स में से मुझे किसी एक रजिस्टर को पॉइंट आउट करना है, तो कितनी बिट्स चाहिए होंगी ताकि मैं 64 रजिस्टर्स में से किसी एक को चूज कर सकूं। I should be able to choose one out of 64. So how many bits are required to choose one out of 64 registers? Correct answer is 6 bits. तो बताना किस किस का सही था। So 2 raised to the power 6 कितना होता है? 64. So 64 bits, 64 combinations बनेंगे आपके 2 raised to the power 6 के। तो 6 बिट्स चाहिए होंगी ताकि आप 64 में से किसी एक को आइडेंटिफाई कर सको। फुल और एम्प्टी यहाँ पर हमारे दो फ्लैग्स हैं जो कि 0 या 1 हो सकते हैं। अगर फुल है तो ये 1 होगा, फुल नहीं है तो ये 0 होगा। ऐसे ही एम्प्टी है, अगर बिल्कुल स्टैक खाली है तो ये 1 होगा, अगर स्टैक बिल्कुल खाली नहीं है तो ये 0 होगा। एंड वी हैव डेटा रजिस्टर जिससे आपकी वैल्यूज इन रजिस्टर्स में जाएगी। स्टैक पॉइंटर इनिशियली पे होगा, तो जब शुरू होता है तो स्टैक पॉइंटर कहाँ पे होगा? 0 पे। सो इनिशियली SP is cleared to 0, empty is set to 1 and full is 0. So the SP points to the word at address 0 and the stack is marked empty. ठीक है, and not full. जब इसमें वैल्यू इंसर्ट होगा तो स्टैक पॉइंटर अपनी जगह से एक ऊपर जाना चाहिए। तो अगर वो 0 पे था तो वो 1 पे आ जाए और यहाँ पे A इंसर्ट हो जाए। अगर वो 1 पे था तो वो 2 पे आ जाए और वहां पे B इंसर्ट हो जाए। 2 पे था तो 3 पे आ जाए और वहां पे C इंसर्ट हो जाए। सो एवरी टाइम वी हैव टू इंसर्ट अ वैल्यू, स्टैक पॉइंटर हैज टू इंक्रीज बाय 1। तो स्टैक पॉइंटर हमेशा 1 से इंक्रीज होना चाहिए। तो SP इज इक्वल टू SP प्लस 1 होगा और मेमोरी में SP वाले एड्रेस पे जो भी डेटा रजिस्टर में है वो जाकर स्टोर हो जाएगा। दैट्स हाउ पुश ऑपरेशन टेक्स प्लेस, कि जहां पे भी स्टैक पॉइंटर है उसको एक लोकेशन ऊपर शिफ्ट कर दो और उस एड्रेस पे जो नया डेटा आया है उसे स्टोर कर दो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 6 बिट्स हमें चाहिए होंगी, तो इसमें सबसे छोटा जो वैल्यू होगी वो होगी 60, विच विल बी स्टैक पॉइंटर एज 0, और सबसे बड़ी जो होगी दैट विल बी 61, दैट मींस 63, राइट। अगर आपका SP 0 हो गया, अब देखो इसमें क्या है कि हमने 0 पे कुछ स्टोर नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 0 पे कुछ स्टोर नहीं हुआ। पहली वैल्यू जो है वो कहाँ पे स्टोर हुई है? 1 पे। फिर कहाँ पे स्टोर होगी? 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, करते 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 हम 63 तक पहुंच जाएंगे। जब यहाँ पे वैल्यू स्टोर होंगी और इसके बाद आपका SP इंक्रीज होगा तो वो घूम के वापस 0 पे आता है। 63 प्लस 1 करेंगे तो 64 तो होगा नहीं, 63 प्लस 1 करेंगे तो वापस घूम के 0 पे आ जाएगा, क्योंकि आपकी बिट्स है। तो अगर आप उसमें ऐड करोगे तो वो सारी 0 बनती जाएंगी और जो कैरी है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर घूम के वापस 0 पे पहुंच गए दैट मीन्स अब स्टैक फुल हो गया है और एम्प्टी को हम 0 कर देंगे। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये आपका 63 है, आपने स्टैक पॉइंटर में 1 ऐड किया तो क्या होगा? 1 प्लस 1 0, कैरी 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 1 0, और ये कैरी जो है ये डिस्कार्ड हो जाएगा। तो स्टैक पॉइंटर तो 6 बिट का था ना, तो स्टैक पॉइंटर पे वापस क्या आ गया? 0। तो आपकी आखिरी वैल्यू जो है वो SP में 0 पे आएगी। उसका मतलब है कि स्टैक फुल हो गया है और एम्प्टी अब हमारा 0 होना चाहिए। ठीक है, सो ये 4 स्टेटमेंट्स आएंगी पुश ऑपरेशंस में। स्टैक पॉइंटर जहां पे भी है उसको वहां से एक ऊपर ले जाओ, नई मेमोरी पे डेटा पुट कर दो। अगर अब SP 0 हो गया है मतलब स्टैक फुल हो गया है और एम्प्टी को 0 कर दिया जाए। सो द स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड सो दैट इट पॉइंट्स टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट हायर वर्ड। A memory write operation inserts the word from DR into the top of the stack। ठीक है, सो दैट्स हाउ, जो अभी मैंने आपको बताया वही सब यहाँ पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है। सिमिलर वे जब आप पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो वी आर गेटिंग द डेटा बैक फ्रॉम द स्टैक। अब हम स्टैक से डेटा निकाल रहे हैं। स्टैक से डेटा निकालने के लिए हमने जो भी स्टैक पॉइंटर पे वैल्यू है उसको DR में ले लिया। जैसे कि अगर मैं अभी इसका एग्जाम्पल लूं तो C जो है वो DR में आ जाएगा, क्योंकि मेमोरी में SP पे क्या पड़ा हुआ है? C। तो वो C जो है वो DR में आ जाएगा और स्टैक पॉइंटर अब 3 की जगह कहाँ जाना चाहिए? कहाँ जाना चाहिए? 2 पे ना, नीचे आना चाहिए ना। तो अगर C निकल गया तो स्टैक पॉइंटर शुड पॉइंट टू B, दैट मींस स्टैक पॉइंटर 3 की जगह पे 2 हो जाना चाहिए। सो स्टैक पॉइंटर आपको डिक्रीज कराना है। तो मेमोरी में स्टैक पॉइंटर वाली जगह पर जो भी है वो DR में चला जाए, स्टैक पॉइंटर अपने से एक नीचे आ जाए। और अगर स्टैक पॉइंटर अब 0 होता है कम होते होते, तो दैट मीन्स अब स्टैक एम्प्टी हो गया। तो अगर हम 0 पे आते हैं मतलब सब कुछ डिलीट हो चुका है, इट शुड बी एम्प्टी, फुल जो है वो 0 हो जाना चाहिए। सो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस, दीज आर द रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज फॉर पॉप ऑपरेशन।
ठीक है, और इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें से 1 माइनस करोगे, ठीक है, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, खैर यहाँ तो 0 आएगा फिर, ये तो 63 का 62 बन जाएगा, बट अगर आप 0 0 0 में से 1 माइनस करोगे तो वो वापस यहाँ पे आ जाता है 63 पे। तो टूज कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट आप करके देखोगे, यू विल गेट इट, तो आपको ट्राई कर सकते हो। बट इतना ध्यान रखो कि बाइनरी वैल्यूज हमेशा सर्कुलर ऑर्डर में चलती हैं, ठीक है। सो आपके पास 0 1 2 3 है अगर, तो उसके बाद 2 ही बिट्स है तो फिर से 0 1 2 3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बिट्स थी तो 0 से 63 चलने के बाद फिर से 0 हो जाएगा। दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट। सो ये तो था कि आप स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स, और ये एग्जांपल में इन्होंने हमें 64 रजिस्टर्स यूज करके एक स्टैक बनाकर दिखाया है। पर यही स्टैक आपका इम्प्लीमेंट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रैम, जिसे हम मेमोरी स्टैक कहते हैं। तो अ स्टैक कैन एग्जिस्ट एज अ स्टैंडअलोन यूनिट एज फिगर 8.3, और इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ रैम। तो उसमें हम एक रैम का हिस्सा डेजिग्नेट कर देते हैं स्टैक के लिए। तो अब इसी रैम में मेरा प्रोग्राम भी है, ठीक है, इसी रैम में मेरा डेटा भी है, और इसी रैम के अंदर मार्क कर दिया है कुछ सेक्शन स्टैक के लिए। सो आपका प्रोग्राम और डेटा भी इसी रैंडम एक्सेस मेमोरी में है, और इसी में ही स्टैक भी है। तो 3000 से 4000 तक मेरा स्टैक है। सो 3000 से 4000 तक मैं यहाँ पर स्टैक को मेंटेन कर रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज योर एसपी, स्टैक पॉइंटर, ठीक है। यहाँ पर भी होल्ड होगा, यहाँ पे भी डेटा रजिस्टर होगा, यहाँ पे भी पुश और पॉप ऑपरेशन फॉलो होंगे। बस यहाँ पर क्या है कि अगर मैं ये 4000 को बेस एड्रेस लेती हूँ, तो मैंने अगर स्टैक को मार्क किया है 3000 से 4001 तक, तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ अगर जाओगे तो इसमें ऊपर की तरफ एड्रेसेस कम होते हैं। जो रैम होती है ना, उसमें अगर हम ऊपर की तरफ जाने की बात करते हैं तो इसमें हमारे एड्रेसेस कम होते हैं, 4000 से 3999 हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। तो अगर हम मेमोरी के अंदर मेंटेन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा उल्टा करेंगे कि पुश के केस में स्टैक पॉइंटर एक कम होगा और उस लोकेशन पे आपका डेटा जो है वो स्टोर हो जाएगा। ऐसे ही जब आप पॉप करोगे तो आप लोकेशन पे से डेटा पहले निकाल लोगे और फिर नीचे आने के लिए स्टैक पॉइंटर को 1 से ऐड करोगे। यहाँ पर वो एम्प्टी और फुल वाले फ्लैग्स यूज नहीं होंगे जो कि बताएंगे कि स्टैक फुल है या खाली है, क्योंकि हमारे पास 0 या ऐसी कोई पोजीशन नहीं है, बट हाँ हमारे पास लिमिट रजिस्टर होंगे। जैसे आपके पास लिमिट रजिस्टर में होगा कि 3000 से 4000 तक आपको जाना है, तो वो लिमिट रजिस्टर्स हम चेक कर सकते हैं कि अगर एसपी आपका लोअर लिमिट पे है तो stack is empty, upper limit पे है तो stack is full. So most computers do not provide hardware to check for stack overflow or underflow. मतलब overflow situation क्या होती है कि आपके पास stack full है और आप उसमें insert करने की कोशिश कर रहे हो। अब stack full है उसमें insert करने की कोशिश करेंगे तो उसे overflow कहा जाता है, और stack खाली है हम डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे अंडरफ्लो कहा जाता है, ठीक है। सो ये चीज ऊपर तो चेक हो रही थी फुल और एम्प्टी फ्लैग्स की हेल्प से, पर यहाँ पर क्या होता है, the stack limits can be checked by using two processor registers, one to hold the upper limit and the other to hold the lower limit. After a push operation, SP is compared with the upper limit register, and after a pop operation, we check it with the lower limit register to check कि आपका stack full है या खाली है, right? So the two micro operations needed for either the push or pop are an access to the memory and then updating the stack pointer. तो एक तो आप memory को refer करोगे SP address पे और फिर आप SP को increase या decrease करोगे. So which of the two micro operations done first and whether SP is updated by incrementing or decrementing depends on the organization of the stack. ठीक है, सो ये आपकी स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन हो गई यूजिंग सीपीयू रजिस्टर्स, एज वेल एज अगर हम उसको रैम के थ्रू करते हैं तो कैसे होगा। आपको अगर एग्जाम में बोला जाता है कि एक्सप्लेन स्टैक ऑर्गेनाइजेशन, तो आप किसी एक मेथड से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दोनों भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। सो इट विल डिपेंड ऑन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन, है ना। अगर 5 नंबर का है तो आप सिर्फ एक से कर सकते हो, अगर 7 नंबर का है तो आपको दोनों करने चाहिए। सो इट डिपेंड्स कि आपको कितने मार्क्स का ये पूछा जाता है। फाइन। अब इसकी एप्लीकेशंस में भी आपको एक टॉपिक इसके अंदर करना है जिसका नाम है रिवर्स पॉलिश नोटेशन, जिसे हम डेटा स्ट्रक्चर्स में कहते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन, ठीक है। So आप इसको पोस्ट फिक्स नोटेशन या रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हो, जिसमें ऑपरेटर्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेंड्स के पीछे आते हैं। जैसे अगर आपकी अरिथमेटिक ऑपरेशन है a इंटू बी प्लस सी इंटू डी, तो इसमें हम ऑपरेटर्स को पीछे लिखेंगे ऐसा, ऐसे। सो अगर आप ऑपरेटर्स बाद में लिखते हो ऑपरेंड के पीछे, उसे पोस्ट फिक्स नोटेशन या रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहा जाता है। सो हम जो नॉर्मल लिखते हैं वो इनफिक्स होती है, जिसमें ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में होता है।
और जो हम अगर ऑपरेटर को पहले लिख दें लाइक प्लस ए बी लिख दें तो वो प्रीफिक्स हो गया, पॉलिश नोटेशन हो गया। और ए बी प्लस जो है वो पोस्टफिक्स या रिवर्स पॉलिश नोटेशन होता है। तो सिस्टम जो है वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को रिवर्स पॉलिश नोटेशन में सॉल्व करता है। इसलिए आपको यहाँ पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरीके से आप एक एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर सकते हो, किसमें, रिवर्स पॉलिश नोटेशन में। और उसके बाद उसकी इवैल्यूएशन जो है वो भी स्टैक की हेल्प से होती है। जैसे ये देखो, इसमें है 3 4 मल्टीप्लाई, तो जब ऑपरेटर आएगा वो अपने से पिछली दो वैल्यूज पे काम करेगा। सो 4 इंटू 3 12 हो गया, ये मल्टीप्लाई है 5 इंटू 6 30 हो गया, फिर प्लस आया तो 42 आ। इसको आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि पहले स्टैक में 3 गया, फिर स्टैक में 4 गया, फिर जब मल्टीप्लाई आया तो ये दोनों पॉप हो गए, इसका जो रिजल्ट था मल्टीप्लिकेशन का वो यहाँ पे पुश हो गया। फिर इसके ऊपर 5 आया, फिर 6 आया, फिर जब मल्टीप्लाई आया तो ये ऊपर वाले दो पॉप हुए, उनके रिजल्ट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन किया, वो वापस पुश हो गया। फिर जब प्लस आया तो दोनों वैल्यूज पॉप हुई और एडिशन हुई तो 42 आ गया। ये चीज बहुत ही डिटेल में आपको सीखने की जरूरत है, तो आपको मैं वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगी। आई हैव ऑलरेडी टॉट दिस ऑन चैनल नंबर ऑफ टाइम्स कि इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन कैसे होती है एंड इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशंस कैसे होती है। जब आप इसको डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में पढ़ते हो, सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज में, तब हम इसके प्रोग्राम भी बनाते हैं कि इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्ट कैसे करना है, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स कैसे करना है, तो हम इसके प्रोग्राम्स भी बनाते हैं। बट ये तो आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको प्रोग्राम्स तो नहीं बनाने हैं। आप यहाँ पर प्रोग्राम्स नहीं बनाएंगे, आप यहाँ पर सिर्फ इस कंसेप्ट को समझेंगे। एंड यस, आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आप इसकी बैक एक्सरसाइज पे जाओगे तो आप देखोगे कि इसमें आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इसके बेसिस पे दिए गए। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, ये दोनों तरीकों के जो मेथड्स हैं उसकी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। सो वॉच दोज वीडियोस प्रॉपर्ली एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, हम इसके जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं स्टैक से रिलेटेड, वी विल बी सॉल्विंग दैट। ठीक है, सो इसकी बैक एक्सरसाइज में आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग अरिथमेटिक ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम इनफिक्स टू रिवर्स पॉलिश नोटेशन, और ये रिवर्स से इनफिक्स में करना है। आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, FIFO जो आपका होता है वो क्यू होता है। FIFO इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज सेड टू बी अ क्यू। तो अगर आपके पास बुक है, ई बुक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं 12 पोजीशन तक, नहीं ये तो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ये रहने दो। आप 8.6 से 8.9 तक कर सकते हो, या 8.5 से 8.9 तक भी कर सकते हो। सो ट्राई टू डू क्वेश्चंस फ्रॉम 8.5 टू 8.9, ये ठीक है। इनको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे क्वेश्चंस कराऊंगी फ्रॉम 8.5 टू 8.9। वी विल बी डूइंग दीज क्वेश्चंस लाइव ओवर हियर। ठीक है, ताकि आप इसको समझें अच्छे से और इसको देखें कि कैसे करना है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं करने के लिए, या फिर डायरेक्टली आपको आ सकता है सिर्फ स्टैक ऑर्गेनाइजेशन पे लिखने के लिए। ठीक है, बोथ वे यू शुड नो टू हाउ टू राइट इट। बट बिफोर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस आपको वीडियो देखनी पड़ेगी इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन की, एज वेल एज इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन की। बाकी के क्वेश्चंस आप उससे कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, सो डू वॉच द वीडियोस एंड ट्राई दीज क्वेश्चंस वंस ऑफ योर ओन। बाकी मैं तो आपको करवाऊंगी ही, राइट।